कांता भगवान कृष्ण की मूर्ति के आगे हाथ जोड़कर पूजा कर रही थी और प्रार्थना कर रही थी। हे गोविंद, मुझे ऐसी बहू देना जैसी गांव में किसी की ना हो। लोग मेरी बहू के कारनामों की मिसालें दिया करें। कांता दिन रात भगवान से यही मांगा करती। तभी उसका बेटा खेमू वहां आता है और कांता से कहता है, माँ, तुम्हारी पूजा हो गई हो तो मुझे रोटी दे दो। सारा दिन बस बहू 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 करती रहती हो। तुझे क्या पता ये सब। देखना, एक दिन मुझे ऐसी बहू मिलेगी जिसे पूरा गांव देखता रह जाएगा और उसकी प्रतिभा का लोहा मानेगा। अच्छा चल, तुझे रोटी दे दूं। कांता खेमू को एक पोटली में 4 रोटियां बांध कर दे देती है। ये ले रोटी, इस समय पर खा लेना। अच्छा माँ, अब मैं चलता हूँ। रोटी लेकर खेमू काम पर निकल पड़ा। खेमू गांव के जमींदार के यहाँ काम करता था। खेमू गांव की ही एक लड़की बिजली से प्यार करता था। बिजली के पिताजी जमींदार के घर पर काम करते थे। बिजली रोज अपने पिता को खाना देने जमींदार के घर आया करती। वहीं खेमू की मुलाकात बिजली से होती है और दोनों में प्यार हो जाता है। दोनों छुप छुप कर खेतों में मिला करते थे। लेकिन एक दिन बिजली के पिता घसिया ने बिजली और खेमू को छिपकर बातें करते हुए देख लिया। खेमू, ये तूने क्या किया? मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। घसिया काका, मैं और बिजली एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। मैं बिजली से शादी करना चाहता हूँ। तो ठीक है, तुझे आज ही बिजली से शादी करनी पड़ेगी। हाँ, आज? लेकिन पहले मुझे माँ से बात करनी होगी। अगर कांता ने शादी के लिए मना कर दिया तो फिर मेरी बेटी से कौन शादी करेगा, बता? खेमू और घसिया की बातें जमींदार रामशरण सुन लेता है। तुम परेशान मत हो घसिया, खेमू की शादी बिजली से ही होगी। मैं कांता से बात करूंगा। जमींदार दूसरे दिन कांता को बुलाकर सारी बात बताता है। मालिक, आप अन्नदाता हैं, भला आपकी बात मैं कैसे मना कर सकती हूँ। अगले ही दिन खेमू और बिजली की शादी हो जाती है। बिजली अब कांता की बहू बन चुकी थी। मैंने भगवान से हमेशा यही मांगा था कि मुझे ऐसी बहू देना जो गांव में सबसे अलग हो, लेकिन मुझे साधारण बहू ही मिली। लगता है मेरी प्रार्थना में कहीं कोई कमी रह गई। कांता ये सब सोच ही रही थी कि तभी घर में बिजली चली गई। हे भगवान, अब यही होना बाकी रह गया था। सारे मेहमानों को अब अंधेरे में खाना खिलाना पड़ेगा क्या? माँ, पूरे गांव की बिजली गई है। लगता है कहीं कोई बड़ा फॉल्ट हुआ है। अब क्या करेंगे? न जाने बिजली कब आएगी। खेमू और कांता बात कर ही रहे थे कि उनके घर में बिजली आ जाती है। तभी गांव की कुछ महिलाएं कांता के घर आईं। अरे कांता, पूरे गांव में कहीं बिजली नहीं है। हमें तेरे घर से रोशनी आती दिखाई दी, इसलिए हम तेरे घर आए हैं। इतनी गर्मी में बिना बिजली के रहा नहीं जाएगा, तो सोचा बहू की मुंह दिखाई भी कर लेंगे और थोड़ा पंखे की हवा भी खा लेंगे। लेकिन तू ये बता कि तेरे घर में बिजली कैसे आ रही है? मैंने तो सुना है कि ट्रांसफार्मर उड़ गया है। 2 से 3 दिन लग जाएंगे बिजली आने में। फिर कांता के घर में बिजली कैसे आ रही है? सभी इस बात से हैरान थे कि कांता के घर में बिजली आ रही थी। दरअसल कांता की बहू बिजली को बिजली यानी लाइट चूसने की आदत थी। वो बिजली के तार चूसकर अपने शरीर में बिजली स्टोर कर लेती थी और जरूरत पड़ने पर वही बिजली इस्तेमाल करती थी। जब लाइट चली गई तब बिजली ने अपने मुंह से फूंककर घर के मेन सॉकेट में बिजली डाल दी थी। इसी कारण कांता का घर रोशनी से चमक रहा था, लेकिन बिजली के इस गुण का पता किसी को नहीं था। अरे कांता, तूने कोई टोना टोटका किया है क्या? तभी खेमू हंसते हुए बोला, यमुना काकी, मेरा घर तो बिजली की चमक से रोशन हो रहा है। मैं तुम्हारी बहू बिजली की बात कर रहा हूँ। खेमू की बात सुनकर सभी हंसने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद बहू की मुंह दिखाई की रस्म पूरी हो गई। चलो बहनों, अब अपने घर जाना पड़ेगा। कब तक कांता के घर में बैठे रहेंगे? सभी औरतें अपने अपने घर चली गईं। सभी ग्रामीणों के घर में लालटेन चल रहा था, लेकिन कांता के घर में बिजली थी। इस बात की खबर पूरे गांव में फैल गई और जमींदार को भी इस बात का पता चला। जमींदार ने इसका राज जानने के लिए खेमू को अपने घर बुलाया। जी मालिक, आपने बुलाया? खेमू, पूरा गांव अंधेरे में डूबा हुआ है, लेकिन तुम्हारे घर में बिजली आ रही है। ये कैसे हुआ? खेमू ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे इस बारे में कुछ नहीं मालूम मालिक। सच कहता हूँ, न जाने कहाँ से बिजली आ रही है। ठीक है, तुम जा सकते हो। खेमू ने घर आकर ये बात सबको बताई। खेमू की ये बात सुनकर बिजली ने सोचा, कहीं ऐसा ना हो कि हमारा परिवार किसी मुसीबत में पड़ जाए। मुझे बिजली काट देनी चाहिए। बिजली ने घर की बिजली काट दी। अब खेमू के घर में भी अंधेरा छा गया। 2 दिन के बाद जब बिजली विभाग से आए लोगों ने ट्रांसफार्मर ठीक किया, तब पूरे गांव में बिजली आ गई। बिजली आ जाने के बाद कांता की बहू अब छिप छिप कर बिजली के तार चूसने लगी। बिजली घर के काम निपटाकर बिजली चूसने के मौके की तलाश में रहती, लेकिन कांता उसे 1 मिनट भी अकेला नहीं छोड़ती। एक दिन दोपहर का खाना खाने के बाद कांता आराम करने लगी।
यही मौका है, बिजली चूसकर अपने शरीर में बिजली स्टोर कर लेती हूँ। जब लाइट जाएगी तब यही बिजली हमारे काम आएगी। तभी कांता ने आवाज लगाई, बिजली बहू। जी माँ जी। जरा मेरे पैर दबा दे, मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, देख तो इनमें सूजन आ गई है। ठीक है माँ जी, मैं आपके पैरों में तेल मालिश कर देती हूँ। बिजली कांता के पैरों में तेल मालिश करने लगती है। थोड़ी देर के बाद कांता को नींद आ जाती है और कांता को सोता हुआ देखकर बिजली को भी नींद आने लगती है। बिजली भी कांता के बगल में सो जाती है। जब दोनों की आंख खुली तब दरवाजे पर दस्तक हो रही थी। उफ, लगता है शाम हो गई, आज भी बिजली नहीं चूस पाई। दरवाजे पर कौन आया है? बिजली ने दरवाजा खोला तो बाहर खेमू खड़ा था। बिजली ने हाथ मुंह धोकर सबके लिए चाय बनाई और सबने चाय पी। उसके बाद बिजली रात का खाना बनाने लगी। लगता है मुझे बिजली चूसने का काम रात में ही करना पड़ेगा, दिन में तो माँ जी मुझे अकेला ही नहीं छोड़ती हैं। उस रात जब सब खाना खाकर सो गए तब बिजली चुपके से उठी और जहाँ मीटर लगा था वहां जाकर बिजली का एक तार निकाल लिया और उसे चूसने लगी। थोड़ी देर तक बिजली चूसने के बाद अब जाकर आराम मिला है। बिजली नहीं चूसने के कारण कमजोरी आ गई थी। अब मेरे शरीर में थोड़ी बिजली स्टोर हो गई है। अब बिजली रोज रात को सबके सोने का इंतजार करती और सबके सोने के बाद बिजली चूसा करती। एक रात बिजली ऐसा ही कर रही थी, तभी खेमू की नींद खुल गई। खेमू ने देखा कि बिजली बिस्तर पर नहीं थी। बिजली, बिजली, अरे बिजली कहाँ चली गई? खेमू की आवाज सुनकर बिजली ने घबराकर बिजली का तार छोड़ दिया और खेमू के पास आई। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? अरे इतनी रात को तुम कहाँ चली गई थी? मैं शौच के लिए गई थी। अच्छा ठीक है, आओ अब सो जाओ। बिजली सोने लगती है और मन में सोचती है, पहले तो दिन में भी चैन नहीं था, अब रात में भी चैन नहीं है। आखिर मैं बिजली चूसूंगी कब? अगली रात बिजली ने देखा कि खेमू और कांता गहरी नींद में सो चुके थे। वो चुपके से उठी और दबे पांव बिजली के मीटर के पास गई और जो तार उसने अपने चूसने के लिए निकाल कर रखा था उसे चूसने लगी। कुछ दिन तक ऐसा ही चलता रहा। एक दिन उस नंगे तार पर खेमू की नजर पड़ गई। अरे माँ, ये बिजली का नंगा तार यहाँ कैसे? इससे तो किसी को भी करंट लग सकता है। पता नहीं, मैं भी कुछ दिनों से इसे देख रही हूँ। मैं अभी इसे बांध देता हूँ। खेमू बिजली के नंगे तार पर टेप चिपका देता है। हाँ, अब इस तार से किसी को खतरा नहीं है। लेकिन उस रात बिजली ने बिजली के उस तार से टेप हटा दिया और चूसने लगी। दूसरे दिन, अरे मैंने कल ही तो इस तार पर टेप लगा दिया था, इस टेप को हटा किसने दिया? लगता है रात में कोई बिजली चोर हमारे घर आता है। खेमू ने किसी से कुछ नहीं कहा और रात होने का इंतजार करने लगा। उस रात जब सब सो गए तब बिजली उठी और उसी बिजली के तार के पास पहुंची। बिजली उस तार को चूसने लगी, तभी वहां खेमू आ गया, जो सोया नहीं था बल्कि बिजली चोर को पकड़ने के लिए सोने का नाटक कर रहा था। लेकिन बिजली को बिजली का तार चूसते हुए देखकर उसके होश उड़ गए। खेमू चिल्लाने लगा, बिजली, तुझे करंट लग जाएगा, इस तार को छोड़ दे। खेमू की आवाज सुनकर बिजली घबरा गई। वो तार छोड़कर पीछे हट गई। तब तक कांता की भी नींद खुल चुकी थी और वो भी वहां पहुंच गई। क्या बात है खेमू, इतनी रात को तुम दोनों बिजली के मीटर के पास क्या कर रहे हो? खेमू ने कांता को सारी बात बताई कि उसने बिजली को बिजली का तार चूसते हुए देखा है। कांता को अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। तभी बिजली ने कहा, आप दोनों परेशान मत हो, मुझे कुछ नहीं होगा। बचपन से ही मुझ में बिजली चूसकर अपने शरीर में बिजली स्टोर करने की ताकत है। इस बात का मुझे पता तब चला जब एक बार मैं बिजली के नंगे तार से छू गई थी और मुझे कुछ नहीं हुआ। तब से मैं बिजली चूसकर अपने शरीर में बिजली स्टोर करती हूँ। उस दिन जब पूरे गांव में बिजली नहीं थी और हमारे घर में बिजली थी, वो मेरे कारण ही हुआ था। अपने शरीर में पहले से स्टोर बिजली मैंने हमारे घर के मेन सॉकेट में डाल दी थी। भगवान ने मेरी सुन ली। मैंने हमेशा भगवान से यही मांगा था कि मेरी बहू गांव में सबकी बहुओं से अलग हो। लेकिन बिजली, ये तुम्हारे लिए खतरनाक भी हो सकती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। मेरे शरीर पर बिजली का कोई बुरा असर नहीं पड़ता है। चलो अच्छा है, जब भी गांव में बिजली नहीं होगी तुम्हारे कारण हमारा घर जगमगाता रहेगा। ये बात खेमू और कांता ने पूरे गांव को बताई। अब गांव में जब भी बिजली जाती, कांता की बहू बिजली अपने शरीर में स्टोर बिजली से पूरे गांव को रोशन कर देती। पूरे गांव में कांता की बहू बिजली के कारनामों के बड़े चर्चे थे। गजब की मुफ्तखोर औरत हैं आप। अरे एक छोटा सा काम बोला था आपको और वो अभी तक नहीं हुआ, उल्टा यहाँ सीढ़ियों पर बैठकर महारानी की तरह आराम फरमा रही हैं। मैं आराम नहीं कर रही हूँ, तुम्हें तो पता है बहन, अभी सीढ़ियाँ चढ़ने में मैं थक जाती हूँ। पेट में नन्ही सी जान जो पल रही है। तो क्या करूँ मैं? हाँ बोलिए, क्या करूँ? कब बोला था मैंने आपको सारे कपड़े धोकर छत पर सूखने डालने को? अब एक काम में इतना समय लगेगा तो बाकी का काम कौन करेगा? आपका मरा हुआ पति। बोल,
बोल कौन करेगा? कोमोलिका, उनको तो छोड़ दे, वो बेचारे तो चले गए ईश्वर के पास। चले नहीं गए, तूने भेज दिया है, तू ही है अपशगुनी। तभी तो देख तेरी शक्ल भी भगवान ने कैसी बना दी, गंजी कहीं की। सुधा को इतनी जली कटी बातें सुनाने वाली और कोई नहीं उसकी अपनी देवरानी कोमोलिका है। सुधा जितनी सीधी सादी है, कोमोलिका उतनी ही दुष्ट और क्रूर किस्म की औरत है। कोमोलिका जब से इस घर में शादी करके आई है, तभी से सुधा उसकी आंखों में बहुत ही खटकती थी। सुधा दिखने में सुंदर तो थी ही, उसके बाल बहुत ही खूबसूरत थे। जो भी उसके बालों को देखता उसकी तारीफ करता। कुछ भी कह कोमोलिका, तेरी जेठानी के बाल बहुत ही खूबसूरत है। दिखने में वो किसी हीरोइन से कम नहीं लगती, और ऊपर से उनका इतना अच्छा स्वभाव, सारे गुण हैं तेरी जेठानी में। पर तेरे में ना मेरी दोस्ती के कोई गुण नहीं है। तू आई है मेरे पास और गुण गाए जा रही है मेरी जेठानी के। हद है। कोमोलिका का पति भी अपनी सुधा भाभी की बहुत तारीफ करता, उनके बारे में हमेशा अच्छी बातें करता। अपने पति के मुंह से भी अपनी जेठानी की तारीफ सुनकर कोमोलिका जल भुन जाती और मन ही मन सुधा के लिए बुरा सोचती। इस डायन ने तो पूरे घर पर अपना जादू चला रखा है, लेकिन मेरा नाम भी कोमोलिका है। कोमोलिका, सारे जादू का काट है मेरे पास। इसके जादू की तो मैं ऐसा काटूंगी कि ये भी क्या याद रखेगी। कोमोलिका को सुधा की खूबसूरती और उसके बालों से बहुत चिढ़ थी, इसलिए वो एक दिन मार्केट गई और अरे बहन जी, आप बेफिक्र होकर ले जाइए इसे, हम नकली माल नहीं बेचते, और अगर काम नहीं हुआ हमारे प्रोडक्ट से तो पैसे वापस। कोमोलिका जलन की उस आग में जल रही थी जिस आग ने उसके देखने सुनने की शक्ति खत्म कर दी थी। उसने बाजार से एक ऐसा घटिया शैम्पू लाया जिसके एक बार के इस्तेमाल से सारे के सारे बाल हमेशा के लिए खत्म हो जाते थे। इसके लगाने के बाद इंसान जीवन भर के लिए गंजा हो जाता था। कोमोलिका ने चुपके से वो शैम्पू सुधा के बाथरूम में रख दिया। अब आएगा मजा, एक बार ये शैम्पू डायन के सर पर लगेगा और फिर वो हमेशा के लिए हो जाएगी सफाचट। कोमोलिका ने जैसा चाहा था वैसा ही हुआ। सुधा ने जैसे ही उस शैम्पू को लगाया, उसके सिर में तेज खुजली होने लगी और फिर जलन भी। अरे, ये मेरे सिर में क्या हो रहा है? शैम्पू लगाने के बाद मेरे सिर में इतनी खुजली क्यों हो रही है? और ये जलन? सुधा के सिर की खुजली इतनी तेज थी कि वो बार बार बालों को खुजलाए जा रही थी, और जैसे जैसे वो बालों को खुजलाती, उसके सिर के बाल उसके हाथों में आ जाते। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मेरे सिर के बाल तो मेरे हाथों में आ रहे हैं। कोमोलिका, कोमोलिका! सुधा अपनी देवरानी कोमोलिका को आवाज देने लगी। ये सारा किया धरा तो कोमोलिका का ही था, लेकिन वो बिल्कुल भोली बनकर सुधा के पास आ गई। अरे दीदी, ये क्या? आपके सारे बाल तो... कोमोलिका मन ही मन अपने प्लान का सक्सेस होने पर खुश हो रही थी। सुधा अपनी इस हालत पर बहुत ही दुखी थी, उसके आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तब उसके पति नरेश ने उसे समझाया कि सुधा देखो, माना कि तुम्हारे बाल बहुत खूबसूरत थे, लेकिन तुम्हें तो पता है ना कि इंसान की खूबसूरती से ज्यादा उसके गुणों की पूछ होती है, और मुझे पता है कि मेरी बीवी तो गुणों में नंबर 1 है। अपने पति की दिलासा देने पर सुधा ने इस बारे में सोचना बंद किया और जिंदगी फिर से शुरू की। इस बीच एक दिन की बात है, सुधा के पति बैंक में थे, तभी सुधा ने उनको फोन किया। हेलो, सुनिए ना, क्या आप जल्दी आ सकते हैं क्या? हाँ, आज तो बैंक में बहुत काम है सुधा, कोई बात है क्या? जी बात तो है, लेकिन वो मुझे बताने में शर्म आ रही है। अरे ऐसी क्या बात है? जी वो बात ये है कि आप पापा बनने वाले हैं। अरे ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। तुमने सुरेश को बताया क्या? जी देवर जी और कोमोलिका दोनों को पता लग गया है, दोनों बहुत खुश हैं। अच्छा, तो मुझे ये खुशखबरी सबसे बाद में दी गई है। कोई नहीं, सुनो, मेरा तो मन कर रहा है कि अभी उड़कर आ जाऊं, लेकिन मैनेजर से पूछना तो होगा ना। वैसे मैं जल्दी आ जाऊंगा। ये कहकर नरेश ने फोन रख दिया। नरेश जल्दी से अपने घर पहुंचना चाहता था, लेकिन दुर्भाग्य का काला साया सुधा और उसकी जिंदगी में फिर से दस्तक देने के लिए तैयार बैठा था। दोपहर के समय जब बैंक का लंच टाइम था, तभी बैंक में कुछ लुटेरे घुस आए। हेड्स अप, जो जहाँ है वही खड़ा रहे और सारा का सारा माल हमें सौंप दे। लुटेरे ने सभी को कब्जे में ले लिया था। सभी डर से थर-थर कांप रहे थे। तभी एक लुटेरे की नजर बचाकर नरेश ने उस पर हमला कर दिया। छोड़ दे, छोड़, सभी को छोड़। इस बीच किसी ने पुलिस को फोन कर दिया। इस बात से गुस्सा होकर लुटेरे ने नरेश को गोली मार दी। उसकी तत्काल मौत हो गई। हालांकि बाद में पुलिस ने लुटेरों को पकड़ लिया, लेकिन नरेश सुधा की मांग सुनी करके चला गया। अरे ये क्या हो गया, क्या हो गया? सब खत्म हो गया मेरे जीवन का। मेरा आने वाला बच्चा धरती पर आने से पहले ही अनाथ हो गया।
नरेश की मौत के बाद सुधा का जीवन पूरी तरह बदल गया। कोमोलिका ने धीरे धीरे कर उसका जीवन नरक बना दिया। न ठीक से खाना और न ही कपड़े, ऊपर से वो गर्भवती सुधा के साथ मारपिटाई तो करती ही, साथ ही बात बात पर ताने देती। कुछ दिनों के बाद कोमोलिका ने सुधा को हमेशा के लिए घर से बाहर निकालने का प्लान बनाया। एक दिन की बात है, सुधा की तबीयत उस दिन ठीक नहीं थी, तो वो बेचारी लेटी हुई थी। तभी देख लो महारानी को यहाँ खाट तोड़ रही है, बड़ी बेशर्म किस्म की है आप। कोमोलिका, वो तबीयत आज बिल्कुल ठीक नहीं है, इसलिए जरा लेट गई थी। आपकी तबीयत तो हमेशा खराब ही रहती है। अरे आप मर क्यों नहीं जाती? चलिए उठिए और काम करिए। कोमोलिका, जरा दया कर बहन, तुम्हें तो मेरी हालत का पता है ना। 8वां महीना चल रहा है मेरा। बहन, आज शरीर बिल्कुल काम नहीं कर रहा है मेरा। काम तो आपको करना होगा, हम मुफ्त में आपको रोटी नहीं खिला सकते। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि मेरा पति कमाए और आप बैठकर खाएं। आपका पति तो मर गया, अब मैं नहीं चाहती कि आपकी मनहूसियत का साया इस घर पर और पड़े। कोमोलिका का पति यानी सुधा का देवर सुरेश ऑफिस के काम से शहर से बाहर गया था। उसी का फायदा उठाकर कोमोलिका ने सुधा को घर से धक्के मार मार कर निकाल दिया। वो बेचारी रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन कोमोलिका पर उसका कोई असर नहीं पड़ा। सुरेश जब वापस लौटा तो कोमोलिका ने उसके सामने घड़ियाली आंसू बहाते हुए कहा, पता नहीं क्या हुआ हमारी जेठानी जी को। अचानक बिना किसी को बताए घर से चली गई। मैं तो उन्हें खोज खोज कर तंग आ गई हूँ। उनके जाने के बाद ना तो गले से निवाला उतरता है और ना ही पानी। कोमोलिका, तू परेशान मत हो, मैं भाभी को ढूंढ लाऊंगा। लेकिन सुरेश की लाख कोशिशों के बावजूद सुधा का कोई पता नहीं चला। उधर सुधा भटकते भटकते शहर से बाहर एक जंगल में पहुंच गई थी। रात का समय था। वो एक मेहंदी के पेड़ के नीचे बैठी रो रही थी और कह रही थी, अगर अकेली होती तो शायद जीवन समाप्त कर लेती, लेकिन मेरे साथ मेरे पति की निशानी है, उसे मैं कुछ नहीं होने दूंगी। वो ये सोच रही थी, तभी उसे मेहंदी के पेड़ के नीचे एक बुढ़िया दिखाई दी। क्या हो गया बेटी, क्यों रो रही हो? क्या करूं माँ जी, दुखों ने इस तरह मुझे जकड़ रखा है कि आंसू निकल ही जाते हैं। उसके बाद सुधा ने उस बुढ़िया से अपनी सारी कहानी कह सुनाई। बेटी, मेहंदी लगा ले, तेरा ये गंजापन अच्छा नहीं लगता है। मेहंदी? अरे मैं इतने दुख में हूँ, मेरे पति नहीं है, घर का ठिकाना नहीं, और आप कह रही हैं मेहंदी लगा लीजिए। सुन, मैं मानती हूँ तेरे जीवन में दुखों के काले रंग हैं, लेकिन एक बार इस मेहंदी का रंग तो अपने जीवन में लगा, फिर देख। बुढ़िया ने इतने रहस्यमयी ढंग से ये बात कही कि सुधा उसे मना नहीं कर पाई। उसके बाद उस बुढ़िया ने मेहंदी से उसकी चोटी बना दी। सुन बेटी, कल सूर्योदय के बाद तेरा जीवन पूरी तरह बदल जाएगा। और हाँ, ये कोई साधारण मेहंदी नहीं है, ये जादुई मेहंदी है। तू इसे रख ले, ये तेरे बहुत काम आएगी। इसके बाद वो बुढ़िया न जाने कहाँ गायब हो गई। अगली सुबह एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। सुधा के सिर पर फिर से घने बाल आ गए। वे बाल पहले से कहीं अधिक खूबसूरत थे। अरे मेरे बाल आ गए, मेरे बाल फिर से आ गए। उस दिन के बाद सुधा उन मेहंदी के पत्तों को बाजार में बेचने लगी। धीरे धीरे उसके पत्तों की मांग बहुत बढ़ गई, जिससे उसकी अच्छी कमाई शुरू हो गई। कुछ ही समय में न सिर्फ उसने अपना पक्का घर बना लिया, बल्कि उसके यहाँ 4-5 लोग काम भी करने लगे। इस बीच उसने एक बेटे को भी जन्म दिया। काश आज आप होते तो आप अपने मुन्ने को देख पाते। एक दिन की बात है, सुधा अपने मुन्ने को सुला रही थी, तभी उसे बाहर किसी औरत के रोने की आवाज आई। जब वो बाहर आई तो उसने देखा कि बाहर उसकी देवरानी खड़ी है। उसके न सिर्फ सिर के सारे बाल खत्म हो गए हैं, बल्कि लकवे के कारण उसका पूरा शरीर टेढ़ा हो गया। सुधा ने जब उसे देखा तो, अरे कोमोलिका, तुम यहाँ, और ये क्या हालत बना रखी है? मेरे सब कर्मों की सजा है। जैसा मैंने आपके साथ किया, वैसा ही भगवान ने मेरे साथ किया। मेरे पति को भी एक दिन मेरी असलियत पता लग गई कि मैंने आपके साथ क्या किया है, तो उन्होंने मुझे छोड़ दिया। फिर एक दिन मैं लकवे का शिकार हो गई। सब ठीक होगा बहन, सब ठीक होगा, मैं हूं ना। उसके बाद सुधा ने मेहंदी के पत्तों से उसका इलाज शुरू किया। जल्दी ही वो ठीक हो गई। सुधा ने अपने देवर से कोमोलिका को माफ करने को भी कहा। इसके बाद वे सभी एक साथ रहने लगे।